हमारे सिर के अंदर मौजूद ये चीज शायद इस ग्रह पर सबसे कमाल की और सबसे पेचीदा चीज है। बिल्कुल। अरबों न्यूरॉन्स मीलों लंबे तारों के जरिए बिजली के सिग्नल भेज रहे हैं हर सेकंड, किसी भी सुपर कंप्यूटर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। और आज हम इसी सुपर कंप्यूटर के एक तरह से यूजर मैनुअल पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल से कुछ हिस्से हैं जो बताते हैं कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। हाँ, ताकि हम काम पर, घर पर, हर जगह बेहतर कर सकें। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। लेखक का एक नियम है जिसे वो मेडिना ग्रम फैक्टर कहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब इस किताब में शामिल हर रिसर्च को पहले किसी बड़े जर्नल में छपना पड़ा और फिर उसे सफलतापूर्वक दोहराया भी गया। बिल्कुल। तो ये सिर्फ राय नहीं, ये पक्का विज्ञान है। सही बात है। और इस किताब की सबसे दिलचस्प बुनियाद ये है कि हमारा दिमाग आज भी लाखों साल पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। मतलब ये कि वो एक ऐसी दुनिया में जीने के लिए बना था जो बहुत अस्थिर थी, जहां हर पल खतरा था और जहां हमें लगातार चलना फिरना पड़ता था। एग्जैक्टली। हम आज भी उसी जंगली मैदानों वाले दिमाग के साथ जी रहे हैं, बस फर्क ये है कि अब हम एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं। तो चलिए इसी को परत दर परत समझते हैं। पहला नियम तो इसी इतिहास के बारे में है। सही कहा। पहला नियम यही है कि हम इंसानों का दिमाग भी विकसित हुआ है और हम एक शारीरिक रूप से कमजोर प्रजाति होते हुए भी इस ग्रह पर हावी हो गए, मांसपेशियों से नहीं बल्कि न्यूरॉन्स जोड़कर। और ये हुआ कैसे? जब अफ्रीका में जलवायु बदली तो घने जंगल घास के मैदानों में बदल गए। सवाना में? हाँ, सवाना में। तो हमारे पूर्वजों को अनुकूल बनना पड़ा, पेड़ों से उतरकर 2 पैरों पर चलना पड़ा। और इससे फायदा क्या हुआ? 2 पैरों पर चलने से काफी ऊर्जा बची, और वो जो अतिरिक्त ऊर्जा थी उसका इस्तेमाल दिमाग को बड़ा बनाने में हुआ। बिल्कुल, खासकर दिमाग के अगले हिस्से को, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारे दिमाग का सीईओ है, जो योजना बनाता है, समस्याओं को सुलझाता है। यहीं से वो चीज शुरू हुई जो हमें बाकी जानवरों से अलग करती है, प्रतीकात्मक तर्क। हाँ, सिंबॉलिक रीजनिंग। जैसे कोई बच्चा एक साधारण सी छड़ी को तलवार मानकर खिलने लगता है। ये क्षमता आई कहाँ से? शायद इसलिए विकसित हुई क्योंकि हमें एक दूसरे के इरादों को समझना था। जिंदा रहने के लिए झुंड में रहना जरूरी था, और झुंड में रहने के लिए ये समझना जरूरी था कि दूसरा क्या सोच रहा है। हाँ, इसे थियोरी ऑफ माइंड कहते हैं। ये क्षमता हमें एक समूह के रूप में समन्वय करने में मदद करती है। और ये थियोरी ऑफ माइंड आज भी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है ना? हर जगह। जब आप किसी मीटिंग में ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपका बॉस असल में क्या चाहता है, भले ही वो सीधे सीधे ना कह रहा हो। हाँ, या जब आप अपने दोस्त को उसके हाव भाव देखकर ही सांत्वना देते हैं, तो आप उसी लाखों साल पुरानी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग चलने फिरने और सामाजिक होने के लिए बना है। लेकिन आज की जिंदगी तो इसके बिल्कुल उलट है। हमारे पूर्वज तो दिन में 10-12 मील तक चलते थे। बिल्कुल, मतलब हमारे दिमाग को एक एथलीट के शरीर का साथ मिलता था। और आज हम मुश्किल से कुछ कदम चलते हैं। तो क्या व्यायाम दिमाग के लिए सच में इतना जरूरी है? ये जरूरी से कहीं ज्यादा है। ये दिमाग के लिए मतलब ऑक्सीजन जैसा है। किताब में जैक ललन की कहानी है। हाँ, मुझे याद है। वो फिटनेस गुरु। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर 70 नावों को तैराकी करते हुए खींचा था। हाँ, और वो 96 साल की उम्र तक सक्रिय रहे। तो क्या उनके शरीर और दिमाग की तेजी में कोई सीधा संबंध था? जरूर होगा। बिल्कुल, सीधा संबंध। रिसर्च साफ दिखाती है कि जो लोग जिंदगी भर एक्टिव रहते हैं, उनकी सोचने समझने की ताकत उन लोगों से कहीं ज्यादा होती है जो बैठे बैठे जिंदगी गुजारते हैं। उनकी याददाश्त, तर्क करने की क्षमता, ध्यान देने की शक्ति और समस्या सुलझाने का कौशल, सब कुछ बेहतर होता है। किताब में जिम और फ्रैंक का एक उदाहरण भी है। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, एक नर्सिंग होम में जिम नाम का एक व्यक्ति था जिसकी आंखें हमेशा खाली रहती थीं और वो बस व्हीलचेयर पे बैठा रहता था। और दूसरी तरफ मशहूर आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट थे, जो 80 के पार की उम्र में भी मानसिक रूप से इतने तेज और सतर्क थे कि किसी को भी हैरान कर दें। तो एक सक्रिय जीवन शैली आपको फ्रैंक की तरह उम्रदराज बना सकती है, और एक गतिहीन जीवन शैली जिम की तरह। चुनाव हमारा है। लेकिन मान लीजिए कोई अब तक ज्यादा सक्रिय नहीं रहा है, क्या अब शुरू करने से कोई फायदा होगा? बिल्कुल होगा। एक अध्ययन में जो लोग पहले बिल्कुल भी कसरत नहीं करते थे, उन्होंने सिर्फ 4 महीने तक हफ्ते में कुछ दिन एरोबिक व्यायाम किया, और नतीजा? उनकी दिमागी क्षमताओं में जबरदस्त सुधार हुआ। असल में होता यह है कि व्यायाम आपके दिमाग में खून का दौरा बढ़ाता है। ज्यादा खून मतलब ज्यादा ग्लूकोज और ऑक्सीजन? हाँ,
दिमाग को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज मिलता है और जहरीले कणों को साफ करने के लिए ऑक्सीजन। और वो दिमाग के खाद वाली बात क्या है? वो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। व्यायाम से BDNF नाम का एक प्रोटीन निकलता है। BDNF? हाँ, लेखक इसे मजाक में दिमाग का मिरेकल ग्रो या उर्वरक कहते हैं। अच्छा। ये प्रोटीन नए न्यूरॉन्स बनाने और पुराने न्यूरॉन्स को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये सचमुच आपके दिमाग के लिए खाद का काम करता है। वाह, मतलब अल्जाइमर्स का खतरा 60% तक कम हो सकता है सिर्फ हफ्ते में 2 बार की कसरत से। हाँ, और सामान्य डिमेंशिया का जोखिम आधा हो जाता है। ये तो किसी भी महंगी दवा से कहीं ज्यादा असरदार लगता है। ये जानकारी तो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। और ये सिर्फ बुढ़ापे की बीमारियों के लिए नहीं है। रिसर्च बताती है कि व्यायाम डिप्रेशन और एंजाइटी के इलाज में भी कुछ सबसे अच्छी दवाओं जितना ही प्रभावी हो सकता है। ठीक है, तो व्यायाम से दिमाग का हार्डवेयर बेहतर होता है, लेकिन बेस्ट हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं अगर उसका सॉफ्टवेयर ठीक से रीबूट ना हो। और शायद यही काम नींद करती है। नींद ऑफ बटन तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, नींद के दौरान हमारा दिमाग शायद दिन से भी ज्यादा व्यस्त होता है। इसे समझने के लिए सोचिए कि हमारे दिमाग में सोने को लेकर एक तरह की रस्साकशी चलती रहती है। रस्साकशी कैसी? एक तरफ है हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे वैज्ञानिक प्रोसेस C कहते हैं, जो कहती है जागते रहो, अभी दिन है। और दूसरी तरफ एक स्लीप प्रेशर या प्रोसेस S है, जो एक कर्ज की तरह है। हाँ। आप जितनी देर जागते हैं ये कर्ज बढ़ता जाता है। और आखिरकार दिमाग कहता है बस अब ये कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और आपको जबरदस्त नींद आ जाती है। तो दोपहर में जो 3 बजे के आसपास नींद का झोंका आता है वो इसी रस्साकशी का नतीजा है। हाँ, दोपहर में जगाए रखने वाली ताकत थोड़ी कमजोर पड़ती है और नींद का कर्ज इतना हो चुका होता है कि दोनों में एक तरह का गतिरोध हो जाता है। इसी को नैप जोन कहते हैं। और छोटी सी झपकी के फायदे हैरान करने वाले हैं। नासा ने एक अध्ययन में पाया कि सिर्फ 26 मिनट की झपकी ने पायलटों के प्रदर्शन में 34% का सुधार कर दिया। 34%? ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ज्यादातर ऑफिस कल्चर में दोपहर में सोना आलस की निशानी माना जाता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम एक ऐसी संस्कृति में काम करते हैं जो नींद की कमी को मेहनत की निशानी मानती है, जो कि वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। एक 45 मिनट की झपकी आपकी सोचने समझने की शक्ति को 6 घंटे से ज्यादा तक बढ़ा सकती है। और अगर हम पर्याप्त नींद ना लें तो क्या होता है? सिर्फ थकान होती है या कुछ और भी? इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। एक अध्ययन में एक A ग्रेड के छात्र को ट्रैक किया गया। जब तक वो पूरी नींद लेता था वो क्लास में टॉप पर था। जैसे ही उसने रात में 7 घंटे से कम सोना शुरू किया, उसका प्रदर्शन गिरकर क्लास के सबसे निचले 9% छात्रों के बराबर हो गया। 1 मिनट, मतलब अगर मैं एक रात ठीक से नहीं सोई तो अगले दिन मेरा दिमाग 30% कम काम कर रहा है। किताब में तो यही लिखा है। हाँ, और 2 रातों के बाद 60% तक की गिरावट आ सकती है। इसका मतलब तो मैं लगभग आधे दिमाग से काम कर रही हूँ। सही बात है। नींद की कमी आपके ध्यान, आपके फैसले लेने की क्षमता, आपकी याददाश्त, हर चीज पर बुरा असर डालती है। तो नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं है? नहीं, वो सीखने के लिए भी बेहद जरूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग दिन में सीखी गई बातों को फिर से दोहराता है, उन्हें छांटता है और मजबूती से जमाता है। अच्छा। एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग में छात्रों को एक मुश्किल गणित की समस्या दी गई। जिन छात्रों को समस्या हल करने के बाद सोने दिया उन्होंने शॉर्टकट खोज लिया। उनमें से ज्यादातर ने जागने के बाद उस समस्या को हल करने का एक शॉर्टकट खोज लिया, जबकि जो छात्र जागे रहे वैसा नहीं कर पाए। कमाल है। तो नींद न सिर्फ यादों को सहेजती है बल्कि छिपे हुए पैटर्न और समाधान भी खोजती है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा दिमाग अब व्यायाम से मजबूत हो गया है और नींद से तरोताजा भी है। लेकिन अब हमें कुछ सीखना है, किसी चीज पर ध्यान लगाना है। यहाँ ध्यान की क्या भूमिका है? यहाँ भावनाओं की भूमिका है। लेखक एक चोर की कहानी सुनाते हैं। हाँ, कि एक बार उनके घर में चोर घुस आया था। वो घटना सिर्फ 45 सेकंड की थी, लेकिन उन्हें उसका हर एक पल आज भी साफ साफ याद है। क्यों? क्योंकि उसमें भावनाएं जुड़ी थीं, डर, गुस्सा, हैरानी। तो हमारा दिमाग उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देता, बिल्कुल नहीं। भावनाएं ध्यान खींचने वाले गोंद की तरह काम करती हैं। हमारा दिमाग लगातार आसपास की दुनिया को स्कैन करता रहता है और कुछ बुनियादी सवाल पूछता है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? क्या ये मुझे खा जाएगा? हाँ, क्या मैं इसके साथ संबंध बना सकता हूँ? और क्या मैंने इसे पहले देखा है? ये सभी सवाल हमारे जिंदा रहने से जुड़े हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही काम का नियम है, 10 मिनट का नियम। ये हर शिक्षक, हर मैनेजर और हर इंसान के लिए जानना जरूरी है।
रिसर्च दिखाती है कि किसी भी लेक्चर या प्रेजेंटेशन में लोगों का ध्यान पहले 10 मिनट में अपने चरम पर होता है और फिर तेजी से गिरने लगता है। हाँ, 15 मिनट के बाद ज्यादातर लोग मानसिक रूप से कहीं और खो चुके होते हैं। लेकिन 10 मिनट का नियम आज की दुनिया में थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? हमें तो सिखाया जाता है कि एक साथ कई काम करना यानी मल्टीटास्किंग एक जरूरी स्किल है। ये किताब यही कह रही है और विज्ञान भी यही कहता है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। मिथक? हाँ, हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगा सकता है, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। वो असल में बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करना है। और इस स्विच करने में नुकसान है? बहुत ज्यादा। हर बार जब आप स्विच करते हैं तो दिमाग को 4 काम करने पड़ते हैं। इसमें समय लगता है और गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। कितनी? रिसर्च के मुताबिक जो व्यक्ति काम के बीच में बाधित होता है उसे काम पूरा करने में 50% ज्यादा समय लगता है और वो 50% ज्यादा गलतियां करता है। ये मल्टीटास्किंग वाली बात तो मुझे चुभ रही है। मैं खुद को यही समझाती हूँ कि मैं एक जरूरी ईमेल का जवाब देते हुए इस चर्चा की तैयारी कर सकती हूँ। और ये रिसर्च कह रही है कि आप असल में दोनों काम खराब तरीके से कर रही हैं और इसमें वक्त भी ज्यादा लगा रही हैं। तो इसका समाधान क्या है, खासकर प्रेजेंटेशंस में? समाधान है 10 मिनट के नियम का इस्तेमाल करना। अपनी बात को 10-10 मिनट के हिस्सों में बांटें और हर 10 मिनट के बाद एक हुक का इस्तेमाल करें। हुक से क्या मतलब है? एक हुक कुछ भी हो सकता है जो भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़े। कोई कहानी, कोई व्यक्तिगत अनुभव, कोई चौंकाने वाला तथ्य, कुछ भी जो लोगों को उस विषय से फिर से जोड़ दें। हाँ, आपने कभी महसूस किया है कि किसी लंबी प्रेजेंटेशन के बीच में जब स्पीकर अचानक कोई कहानी सुनाने लगता है तो कमरे में कैसी शांति छा जाती है? हाँ बिल्कुल, अचानक सब अपने फोन से नजरें हटा लेते हैं। तो ये एक दिमागी ट्रिक है। ये उस 10 मिनट के बाद गिरने वाले ध्यान को फिर से पकड़ लेता है और आपको अगले 10 मिनट के लिए दर्शकों का पूरा ध्यान वापस मिल जाता है। तो अगर इन सभी बातों को एक साथ देखें, हमारा दिमाग लाखों साल पुराने नियमों पर चलता है। हाँ। ये चलने फिरने के लिए बना है, इसलिए कसरत हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाती है। इसे जानकारी को समझने और सहेजने के लिए नींद की सख्त जरूरत है। और ये एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है, खासकर अगर वो चीज दिलचस्प या भावनात्मक रूप से जुड़ी हो। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि हमारे कई आधुनिक वातावरण, हमारे स्कूल, हमारे दफ्तर, वो सीधे तौर पर इस बात के विरोध में डिजाइन किए गए हैं कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से कैसे काम करता है। बिल्कुल। हम बच्चों और बड़ों से उम्मीद करते हैं कि वो घंटों तक चुपचाप बैठें, एक साथ कई काम करें और उबाऊ जानकारी को याद रखें। ये तो दिमाग को वो काम करने के लिए मजबूर करना है जिसके लिए वो बना ही नहीं है। ये आज की चर्चा से सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारे काम करने और सीखने के तरीके हमारे दिमाग के लिए इतने अस्वाभाविक हैं, तो कोई एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जिसे कोई भी अपनी दिनचर्या में अपना सकता है ताकि वो इन प्राकृतिक नियमों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सके? क्या वो सिर्फ 30 मिनट की सैर है, या दोपहर की एक छोटी सी झपकी, या काम करते वक्त फोन को दूसरे कमरे में रखना? शायद जवाब इन छोटी छोटी चीजों में ही छिपा है।